नमस्कार साथियों, मैं विकास ज़ेनिथ एकेडमी पे आपका स्वागत करता हूं। आप सभी लोग कैसे हैं? जैसे कि मैंने पिछली वीडियो में आपको गुप्त साम्राज्य से लेकर और आपका एशियंट आपका पूरा ख़त्म कर दिया था। आज हम वही फिर से स्टार्ट करते हैं शुरू से सिंधु घाटी सभ्यता से, जहां से एशियंट आपका शुरू होता है। यानी प्राचीन भारत की जो शुरुआत होती है वह आपकी सिंधु घाटी सभ्यता से होती है। तो चलिए हम टाइम न गंवाते हुए एक नंबर अपना सिंधु घाटी सभ्यता से तैयार करते हैं। और एक नंबर कहाँ से बनता है, कैसे बनता है और किस प्रकार से बनाया जाता है, आज हम इसी सब बातों की चर्चा इस वीडियो में करेंगे। आपको एक अच्छा बेहतर आपको एक नोट्स यहाँ पर प्रोवाइड मैं कराऊंगा, और जिस तरीके से मैंने अपनी हैंड राइटिंग में आपके लिए नोट्स बनाए हैं, आप भी उसी तरीके से नोट्स बनाएं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं सिंधु घाटी सभ्यता। देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता को हम कई नामों से जानते हैं। क्यों? कई नामों से हम इसे जानते हैं। जैसे सिंधु घाटी सभ्यता एक आद्य ऐतिहासिक सभ्यता है। यानी आद्य ऐतिहासिक क्या होती है कि जिसकी लिपि, यानी ऐसी सभ्यता या ऐसा इतिहास जिसका हमको लिखित रूप में तो प्राप्त होता है, लेकिन उसकी लिपि अपठनीय हो, ऐसे इतिहास को हम आदि ऐतिहासिक काल कहते हैं। आगे चलते, इस सभ्यता को हम कई नाम से जानते हैं। जैसे हम इसे सिंधु घाटी सभ्यता भी कहते हैं, सैंधव सभ्यता भी कहते हैं, कास्ययुगीन सभ्यता भी कहते हैं। कांस्य से बने कांस्य से बने औजारों की जानकारी के कारण हम इसे कांस्ययुगीन सभ्यता के नाम से भी जानते हैं। कांसा टिन और तांबे की सहायता से मिलता है। ये वाला प्रश्न आपका उत्तर प्रदेश में भी, उत्तर प्रदेश पुलिस परीक्षा में भी आपको देखने के लिए मिला था कि कांस्ययुगीन सभ्यता कौन सी सभ्यता है। तो कांस्ययुगीन सभ्यता आपकी सिंधु घाटी सभ्यता को ही कहते हैं, क्योंकि यहाँ से कांस्य से बने औजारों की जानकारी प्राप्त हुई थी। किसकी प्राप्त हुई थी? औजारों की जानकारी प्राप्त हुई थी। ठीक है, आगे चलते हैं। यह भारत की सबसे प्राचीन सभ्यताओं में से एक है। यह भारत की सबसे प्राचीन सभ्यताओं में से एक है। ठीक है, अगला पॉइंट देख लेते हैं। अगला पॉइंट क्या कह रहा है? अगला पॉइंट कह रहा है गार्डन चाइल्ड ने इस सभ्यता को, यानी जो गार्डन चाइल्ड इतिहासकार हैं, उन्होंने कहा सिंधु घाटी सभ्यता को कि भारतीय उपमहाद्वीप में प्रथम नगरीय क्रांति कहा गया। यानी इनके द्वारा सिंधु घाटी सभ्यता को जिन्होंने कहा, वो क्या कहा? प्रथम नगरीय क्रांति कहा। क्या कहा? प्रथम नगरीय क्रांति कहा। अगला पॉइंट देखते हैं। अगले पॉइंट में क्या कह रहा है कि प्रारंभिक स्थल के अवशेष जो है सिंधु नदी के आसपास प्राप्त हुए थे। यानी कि सिंधु घाटी सभ्यता के जो प्रारंभिक अवशेष थे, तो वह कहाँ से प्राप्त हुए थे? तो वह सिंधु नदी से प्राप्त हुए थे। इसलिए हम इसे सिंधु घाटी सभ्यता के नाम से हम जानते हैं। अगला पॉइंट यहाँ तक समझ आया। अब हम हड़प्पा सभ्यता की पृष्ठभूमि को पढ़ते हैं। अब हड़प्पा सभ्यता की पृष्ठभूमि में क्या था कि सर्वप्रथम चार्ल्स मैसन ने 1826 में यह बताया कि हड़प्पा सभ्यता के स्थल के अवशेष की जानकारी दी, लेकिन किसी व्यक्ति ने इनकी बात पर ध्यान नहीं दिया। अगला पॉइंट है 1856 ईस्वी में फिर इसकी खोज हुई कि कराची से लाहौर रेलवे लाइन का काम मिला, जो कि ब्रिटिश अधिकारी जॉन विलियम ब्रिटेन को गिट्टी व बजरी रोरी की आवश्यकता प्राप्त हुई, और खुदाई में सिंधु घाटी सभ्यता यानी हड़प्पा सभ्यता के अवशेष प्राप्त हुए। तब से यह सभ्यता हमारी जानकारी में आई। आगे चलते हैं। ठीक है, फिर कह रहा है कि 1911 ईस्वी में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के निर्देशक जो थे वो कौन थे? सर जॉन मार्शल थे। कौन थे? सर जॉन मार्शल। इनके नेतृत्व में 1921 ईस्वी में राय बहादुर दयाराम साहनी ने हड़प्पा सभ्यता की खोज की। किसकी खोज की? हड़प्पा सभ्यता की खोज की। अब हमारे यहाँ से 3 प्रश्न बनते हैं कि 1921 ईस्वी में किस व्यक्ति ने हड़प्पा सभ्यता की खोज की? तो हड़प्पा सभ्यता की खोज राय बहादुर दयाराम साहनी के द्वारा की गई। दूसरा, राय बहादुर साहनी ने किस सभ्यता की खोज की?
तो हड़प्पा सभ्यता की खोज की। यह वर्तमान में कहाँ स्थित है? जो पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के मोंटगोमरी जिले रावी नदी के तट पर स्थित है। यानी कि हड़प्पा सभ्यता वर्तमान समय में पाकिस्तान में स्थित है। इतना पॉइंट समझ में आया? देखिए ये आपके लिए एक इम्पोर्टेंट है और यहाँ से प्रश्न कई बार पूछा जाता है कि 1921 ईस्वी में किस सभ्यता की खोज हुई? तो आंसर हो जाएगा हमारा हड़प्पा सभ्यता की खोज हुई। ये वाला पॉइंट आपको याद करके रखना है। आगे चलते हैं। अगला पॉइंट मैंने आपके लिए लिखा है कि भारतीय पुरातत्व के पिता अलेक्जेंडर कनिंघम को कहा जाता है। भारतीय पुरातत्व के पिता के नाम से किसको जाना जाता है? तो अलेक्जेंडर कनिंघम को जाना जाता है। इस क्षेत्र में 1853 से 1853 व 1873 में उत्खनन किया। यानी इनके द्वारा इस क्षेत्र में जो उत्खनन किया गया था वो 1853 से व 1873 के बीच में किया गया था। ठीक है। अब हड़प्पा सभ्यता की खोज, हड़प्पा सभ्यता की खोज, हड़प्पा स्थल की खोज के कारण हड़प्पा रखा गया। यानी हड़प्पा सभ्यता के जो प्रारंभिक अवशेष थे वह हड़प्पा नामक स्थल से प्राप्त हुए। कहाँ से प्राप्त हुए? हड़प्पा नामक स्थल से प्राप्त हुए, इसलिए हम इसे हड़प्पा सभ्यता कहते हैं। क्या कहते हैं? हड़प्पा सभ्यता कहते हैं। यहाँ आपको पहला पॉइंट समझ आया। आगे चलते हैं। हड़प्पा सभ्यता का हम लोग अब देखते हैं भौगोलिक, हड़प्पा सभ्यता का भौगोलिक विस्तार। ठीक है। सर्वमान्य तिथि यहाँ की होती है 2500। हड़प्पा सभ्यता की जो सर्वमान्य तिथि है वह 2500 1750 ईस्वी है। 2500 से 1750 ईसा पूर्व यहाँ पर सर्वमान्य तिथि हड़प्पा सभ्यता की मानी गई है। यानी कि हड़प्पा सभ्यता जो रही वह 2500 से 1750 ईस्वी तक रही। इस सभ्यता की जो सर्वमान्य तिथि रही वह आपकी 2500 से 1750 ईस्वी तक रही। आगे चलते हैं, इसका भौगोलिक विकास देख लेते हैं। ये मैंने आपके लिए मैप पे बनाया है। मैप पे हो सकता है आपको अच्छे से समझ आए। ठीक है। अब हम देखते हैं सिंधु घाटी सभ्यता का आपका भौगोलिक विस्तार क्या था। कि उत्तर दिशा में देखेंगे तो उत्तर दिशा में सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे उत्तरी जो स्थल था वह मांडा था। वह किस नदी के किनारे स्थित है? तो वह चिनाब नदी के किनारे स्थित है। वह किस राज्य में स्थित है? तो वह कश्मीर में स्थित है। आगे चलते हैं। पूर्वी छोर देखेंगे तो आलमगीर जो कि हिंडन नदी के किनारे स्थित है और वह किस राज्य में है? तो उत्तर प्रदेश में है। उत्तर प्रदेश के किस जिले में है? तो है मेरठ जिले में है। कहां पर है? मेरठ जिले में है। अगला देख लेते हैं कि पश्चिम स्थल देखते हैं कि पश्चिम स्थल कौन सा है? तो सुतका के डोर है। कौन सा है? सुतका के डोर है जो कि दशक नदी के किनारे बलूचिस्तान पाकिस्तान में स्थित है। अब दक्षिणी देख लेते हैं। दक्षिणी विस्तार कहाँ तक है? तो दक्षिणी विस्तार आपका दक्षिणी स्थल आपका दायमाबाद और प्रवरा नदी के किनारे अहमदाबाद में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? अहमदाबाद में स्थित है। अहमदनगर महाराष्ट्र में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? अहमदनगर महाराष्ट्र में स्थित है। ठीक है। ये रहा आपका भौगोलिक स्तर। ठीक है। अब इनका विस्तार देख लेते हैं। जैसे हम देखें इसका उत्तर से लेकर दक्षिण तक जो विस्तार है वह 1400 किलोमीटर है। पश्चिम से पूर्व तक का विस्तार देखेंगे तो आपका 1600 किलोमीटर है। उत्तर से दक्षिण तक का जो विस्तार है आपका 1400 किलोमीटर है तथा पश्चिम से पूर्व तक का विस्तार देखेंगे तो आपका 1600 किलोमीटर है। आगे चलते हैं। हड़प्पा सभ्यता के जो स्थल प्राप्त होते हैं वह हमें 3 देशों से प्राप्त होते हैं। आपका भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान। पाकिस्तान, भारत तथा अफगानिस्तान से प्राप्त होते हैं। अफगानिस्तान की 2 स्थल यहाँ से प्राप्त होते हैं, एक मुंडिकाक तथा सुर्तिघाय। मुंडिकाक तथा सुर्तिघाय यहाँ से प्राप्त होता है। आगे चलते हैं। अगला पॉइंट देखते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता का आकार कैसा था। तो सिंधु घाटी सभ्यता का आकार जो है त्रिभुजाकार था। कैसा था? त्रिभुजाकार। इसके क्षेत्रफल की बात करेंगे तो 12,99,600 वर्ग किलोमीटर था। अगर हम लगभग की बात करेंगे तो लगभग यहाँ पर 13 लाख वर्ग किलोमीटर भी हो सकता है। सिंधु घाटी सभ्यता की जुड़वा जो राजधानी होगी वह आपकी लघु हड़प्पा तथा लघु मोहनजोदड़ो यहाँ पर होगी। ठीक है। अब हड़प्पा सभ्यता के
सबसे बड़ा स्थल की बात करेंगे तो हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल देखेंगे तो पहले हम देखेंगे मोहनजोदाड़ो, फिर आपका हड़प्पा, फिर धोलावीरा तथा राखीगढ़ी। ठीक है, भारत में सबसे बड़े स्थल की बात करेंगे तो भारत में सबसे बड़े जो स्थल हैं आपके दो हैं, एक आपका धोलावीरा तथा राखीगढ़ी। ये आपके कई एग्जाम प्रश्न पूछा गया है कि सिंधु घाटी सभ्यता के सबसे बड़े भारत में स्थल कौन से हैं, तो वह धोलावीरा तथा राखीगढ़ी हैं। धोलावीरा तथा राखीगढ़ी हैं। आगे चलते हैं, अगली बात करते हैं हम हड़प्पा सभ्यता की लिपि की। हड़प्पा सभ्यता की लिपि की, ठीक है। आगे इसकी जो लिपि थी वह भाव चित्रात्मक मानी जाती थी और जिसमें सर्वाधिक जो अक्षर मिले हैं वह यू आकृति के मिले हैं और जो आकृति देखेंगे तो वह मछली की मिली है। किसकी मिली है? मछली की मिली है। और इस भाव चित्रात्मक लिपि को हम पैक्टोग्राफ कहते हैं। क्या कहते हैं हम? पिक्टोग्राफ के नाम से हम इसे जानते हैं। ठीक है, अगला देख लेते हैं। अगला क्या कह रहा है कि सर्वप्रथम विचार जो है, सर्वप्रथम विचार 1873 में कनिंघम द्वारा किया गया। ये बताया गया कि लिपि का संबंध ब्राह्मी लिपि से है। यानी 1873 ईस्वी में कनिंघम के द्वारा ये बताया गया कि इस लिपि का जो संबंध है वह ब्राह्मी लिपि में है। ठीक है, सर्वप्रथम इस लिपि को पढ़ने का प्रयास, सर्वप्रथम इस लिपि को पढ़ने का प्रयास 1925 ईस्वी में L.A. वेंडले के द्वारा किया गया। किसके द्वारा? L.A. वेंडले के द्वारा किया गया। अगला पॉइंट देखिए कि वैज्ञानिक पद्धति से पढ़ने का प्रयास, यानी कि वैज्ञानिक पद्धति से पढ़ने का प्रयास 1934 ईस्वी में हेक्टर महोदय द्वारा किया गया। किसके द्वारा किया गया? हेक्टर महोदय द्वारा किया गया। ठीक है, किसके द्वारा किया गया? हंटर महोदय द्वारा किया गया। सॉरी, हंटर महोदय द्वारा किया गया। ठीक है, इस शैली दाएं से बाएं फिर बाएं से दाएं लिखने की प्रक्रिया थी, जिसे बिस्ट्रो बिस्ट्रो फेल्डन शैली कहते हैं, जिसे बिस्ट्रो फेल्डन शैली कहते हैं। आगे चलते हैं, इनके सामाजिक जीवन की बात करते हैं। ठीक है, अगला पॉइंट हमारा हो जाएगा सिंधु घाटी सभ्यता में सामाजिक जीवन की बात करते हैं। तो सामाजिक जीवन जो था वह मात्र देवी मूर्तियों की अधिकता के आधार पर समाज मात्र सत्नात्मक था। यानी कि जो इनका जो सामाजिक जीवन था वह मात्र देवी की मूर्तियों के आधार पर इनका जो समाज बताया गया वह मात्र सत्नात्मक बताया गया। अगर पूछा गया कि सिंधु घाटी सभ्यता का समाज किस प्रकार का था, तो मात्र सत्नात्मक था। हड़प्पावासी 4 प्रजातियों में थे। कैसे थे? 4 प्रजातियों में विभक्त थे। भूमध्य, अल्पाइन, मंगोलाइट तथा प्रोटो ऑस्ट्रेलाइट में विभक्त थे, जिसमें सर्वाधिक भूमध्य के लोग, भूमध्य सागरीय के लोग थे। अगला पॉइंट देखते हैं, ये लोग पाणिक वर्ग पर शासन करते थे। यानी कि पणिक वर्ग इस पर शासन करते थे। ये लोग शांति प्रिय लोग थे। कैसे थे? शांति प्रिय लोग थे। किसी धारदार हथियार के प्रमाण यहाँ से प्राप्त नहीं हुए, जिसके कारण इन्हें शांति प्रिय लोग कहा गया। यानी ये लोग कैसे थे? शांति प्रिय लोग थे। आगे चलते हैं, मृद भांड की बात करते हैं। तो ये लोग मृद भांड का प्रयोग किया करते थे। एक तो लाल रंग के मृद भांड और एक काले रंग के मृद भांड। यानी कि हम ये सब बातें आपके अवशेषों के माध्यम और खुदाई के माध्यम से कह रहे हैं कि खुदाई जब करी गई तो वहां से इस प्रकार के अवशेष प्राप्त हुए। केवल एक अनुमानित चीजें यहाँ पर हम सिंधु घाटी सभ्यता में पढ़ रहे हैं और आपको यहीं से प्रश्न आपको देखने के प्राप्त होंगे। जो मृदभांड थे वो चमकीले मृदभांड सर्वाधिक पुराने माने गए। जो चमकीले मृदभांड थे वो सर्वाधिक कैसे माने गए? पुराने माने गए। ठीक है, अगला पॉइंट देख लें, मनोरंजन में चौपड़ और पासा खेलते थे। भाई व्यक्ति कैसा हो जाएगा? बैठे बैठे बोर हो जाएगा। तो सभ्यता है तो लोग ही रहेंगे। तो लोग किस प्रकार का खेल खेलते थे? मनोरंजन में चौपड़ और पासा खेल खेलते थे। ठीक है, यहाँ के लोग आभूषण के भी शौकीन थे। आभूषण की तो हर एक दुनिया कैसी रहती है? शौकीन रहती है। तो ये भी क्या थे? शौकीन थे। तो आभूषणों के ये क्या थे? शौकीन थे। आगे चलते धार्मिक जीवन की बात करते हैं। तो धार्मिक जीवन में हम लोग पढ़ेंगे, यहाँ से किसी प्रकार के मंदिर के प्रमाण प्राप्त नहीं हुए। यहाँ से किसी प्रकार के मंदिर के साक्ष्य प्राप्त नहीं हुए। यानी मंदिर नहीं थे सिंधु घाटी सभ्यता में, किसी प्रकार के मंदिर नहीं थे।
लोग ईश्वर की पूजा किया करते थे। लोग क्या करते थे? ईश्वर की पूजा किया करते। ये लोग मात्र देवी पशुपति शिव की उपासना किया करते थे। किसकी? मात्र देवी पशुपति शिव की उपासना किया करते थे। पीपल वृक्ष, पशु एवं कुबड़दार बैल की भी पूजा किया करते थे। यह वृक्षों में पीपल वृक्ष तथा पशु में कुबड़दार बैल की पूजा किया करते थे। लेकिन यहाँ से गाय के प्रमाण प्राप्त नहीं होते। किसके? गाय के प्रमाण प्राप्त नहीं होते, लेकिन ये लोग गाय से परिचित रहे होंगे। क्यों? क्योंकि जब कुबड़दार बैल है तो यहाँ गाय भी होंगे। इस साक्ष्य पर, मेल फीमेल के साक्ष्य पर हम यहाँ बता सकते हैं कि अगर कुबड़दार बैल है तो यहाँ पर गाय भी रहे होंगे, लेकिन किसी प्रकार से गाय के साक्ष्य प्राप्त नहीं होते हैं। अगला पॉइंट देख लेते हैं। अगला पॉइंट कह रहा है कि मोहनजोदाड़ो से शास्त्रिक चिन्ह के प्रमाण प्राप्त होते हैं। ठीक है, अगला देखते हैं। हड़प्पा सभ्यता से मध्य भूमि के गर्भ से, यानी कि मध्य भूमि के गर्भ से पौधा निकलता हुआ, जैसे एक गर्भ भूमि हो और उससे पौधा निकलता हुआ यहाँ पे दर्शाया गया है, जो कि धरती की उर्वरकता की देवी समझते थे। यानी कि जैसे कोई खेत हो रहा है, खेत इस प्रकार से खेत है और उसमें क्या हो, फसल होने लगे और हम क्या करें कि माता के गर्भ से एक पौधा निकाल दें और उसी को हम क्या माने कि उर्वरकता की देवी, उर्वरकता की देवी। ठीक है, हड़प्पावासी जो लोग जो थे वह पुनर्जन्म में विश्वास करते। जैसे प्रश्न आया कि ये लोग किस प्रकार से विश्वास किया करते थे, तो ये लोग पुनर्जन्म पे विश्वास किया करते थे। आगे चलते हैं, देखते रहिए वीडियो आप लगातार मेरे साथ। बड़ी लंबी होने वाली है वीडियो, मैं पूरा आपको चैप्टर यहाँ पढ़ाने का प्रयास करूंगा। ठीक है, और आप भी यहाँ पे पढ़ते रहिए। ठीक है, योग की बात करें कि ये लोग योग से परिचित थे। किससे परिचित थे? योग से। योग का मतलब एक्सरसाइज करते थे। आज के जीवन में, मोबाइल के जीवन में आलसी नहीं थे, ये लोग मेहनत करते थे। क्या करते थे? मेहनत करते थे, आलसी नहीं थे। एक जगह बैठ गए। ठीक है, आगे चलते। आर्थिक जीवन की बात करते हैं तो आर्थिक जीवन से एक प्रश्न यहाँ पे आपको मिल सकता है, और एक प्रश्न क्या आपको यहाँ से मिलेगा कि अर्थव्यवस्था का आधार क्या था? तो अर्थव्यवस्था का भाई साहब जो आधार था, कृषि था। कृषि में भी गेहूं व जौ की खेती के प्रमाण प्राप्त हुए। धान की भूसी के प्रमाण रंगपुर व लोथल से। ये प्रश्न तो आपको कई बार एग्जाम को देखने के लिए मिला होगा कि रंगपुर व लोथल से किस चीज के प्रमाण प्राप्त हुए हैं? तो धान की भूसी के प्रमाण रंगपुर व लोथल से प्राप्त हुए हैं। या धान की भूसी के प्रमाण कहाँ से प्राप्त हुए हैं? रंगपुर व लोथल से प्राप्त हुए हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। गन्ने का यहाँ से कोई प्रमाण प्राप्त नहीं होता। जब गन्ने का कोई प्रमाण प्राप्त नहीं होता तो चीनी भी नहीं होगी, और चीनी नहीं होगी तो फिर आप चाय भी नहीं पियेंगे। चलो आज के समय में तो आप चाय पी ही लेते हैं, कोई बात नहीं है। बाजरा जो है आपका लोथल महाराष्ट्र से प्राप्त होता है। रागी व सरसों आपकी कालीबंगा से प्राप्त होती है। आगे चलते हैं। विश्व में सर्वप्रथम कपास की खेती सिंधुवासी द्वारा की गई थी। यूनानी लोग इसे सिंडन कहते थे। विश्व में सर्वप्रथम कपास की जो खेती थी वह सिंधु घाटी सभ्यता या सिंधु वासियों द्वारा या सैंधव वासियों द्वारा, आपका आंसर सही होगा। यूनानी लोग इसे सिंडन कहते थे। आटा चक्की, जो जो आटा पीसने की चक्की थी, यानी गेहूं को जो पीसने की चक्की थी, वह लोथल से प्राप्त होती है। कहाँ से प्राप्त होती है? लोथल से प्राप्त होती है। आगे चलते हैं। पशुपालन की बात करें तो सिंधुवासी लोग हाथी व घोड़े से परिचित थे। हाथी व घोड़े से परिचित थे, पालतू बनाने में सफल नहीं थे। ये लोग इन पशुओं को पालतू नहीं बनाते थे। आगे चलते हैं। घोड़े की हड्डी के साथ, ये सबसे ज्यादा इंपोर्टेंट है, इस पर आईएमपी लिखेंगे हम। घोड़े की हड्डी के साथ सुरकोतड़ा गुजरात से प्राप्त होते हैं। कहाँ से प्राप्त होते हैं? सुरकोतड़ा गुजरात से प्राप्त होते हैं। आगे चलते हैं। व्यापार और वाणिज्य देख लेते हैं। व्यापार और वाणिज्य देख लेते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता में मुद्रा का चलन नहीं था। तब पैसा नहीं था तो किसका चलन होता था? तो वस्तु विनिमय प्रणाली का प्रयोग होता था। किसका? वस्तु विनिमय प्रणाली का प्रयोग होता था। माप तौल की इकाई 16 के अनुपात में थी। किसके? माप तौल की इकाई 16 के अनुपात में थी। मेसोपोटामिया व फारस के साथ व्यापारिक संबंध अच्छे थे। ठीक है, मेसोपोटामिया और फारस के साथ क्या थे? इनके व्यापारिक संबंध अच्छे थे। किसके? यानी सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों के फारस तथा मेसोपोटामिया के साथ व्यापारिक संबंध अच्छे थे। ठीक है, यहाँ जो वाट मिलते हैं, यानी कि जो व्यापार में जो लोग वाट का प्रयोग करते थे वह घना काठ थे। कैसे थे? घना काठ थे। चूना पत्थर, सेलघड़ी तथा स्लेट के बने होते थे। ठीक है, ये लोग व्यापार में जो प्रयोग करते थे
वह चूना पत्थर, सेलगड़ी तथा स्लेट के पत्थर हुआ करते थे। ठीक है, जो वाड यहाँ पे मिलते हैं घनाकार, ढोलाकार, शंकुआकार तथा बेलनाकार यहाँ से प्राप्त होते हैं। आगे चलते हैं। यहाँ के लोग तांबा राजस्थान के खेतड़ी से, सोना कोलार क्षेत्र कर्नाटक से प्राप्त करते थे। देखो ये वाला प्रश्न भी आपका कई बार आया है कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग तांबा कहाँ से प्राप्त करते थे। तो सिंधु घाटी सभ्यता के लोग तांबा राजस्थान के खेतड़ी से प्राप्त किया करते थे तथा सोना कहाँ से प्राप्त करते थे। तो सोना कर्नाटक क्षेत्र से प्राप्त किया करते थे। बड़ी मेहनत से मैंने लिखे हैं नोट्स, तो मैं आशा करता हूं आप भी इसको बहुत अच्छे से पढ़ें। एक एक पॉइंट मैंने आपको ढूंढ ढूंढ के लाके रखा है यहाँ पर, आप भी इस चीज को लिखें और वीडियो को पूरा देखें, अंत तक देखा करें, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। बहुत मेहनत से बनाई है मैंने वीडियो। ठीक है, अगला चलते हैं। सिंधु सभ्यता के काल में पोत निर्माण एवं नाव द्वारा समुद्री व्यापार की दृष्टि से, ठीक है, यानी सिंधु घाटी सभ्यता में जहाज से भी क्या होते थे, व्यापार होते थे तथा उसका जो बंदरगाह था वह लोथल से प्राप्त होता है। यानी लोथल से गोदीवाड़ा, गोदीवाड़ा का अर्थ होता है बंदरगाह, गोदीवाड़ा का अर्थ यहाँ पे होता है बंदरगाह। ठीक है, मेसोपोटामिया अभिलेखों को सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों को महुआ शब्द से पुकारा गया। किस शब्द से पुकारा गया? महुआ शब्द से पुकारा गया। ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग अलग अलग स्थान से अलग अलग चीजें प्राप्त करते थे, यानी कि जो वस्तुएं थे वह अन्य क्षेत्र से प्राप्त करते थे। जैसे देखते हैं, टिन कहाँ से प्राप्त किया करते थे? अफगानिस्तान और ईरान से प्राप्त किया करते थे। तांबा कहाँ से प्राप्त करते थे? खेतड़ी व बलूचिस्तान से प्राप्त करते थे। चांदी कहाँ से प्राप्त करते थे? अफगानिस्तान और ईरान से प्राप्त करते थे। सोना कहाँ से प्राप्त करते थे? अफगानिस्तान, कर्नाटक से प्राप्त किया करते थे। सेलखड़ी कहाँ से प्राप्त करते थे? राजस्थान व गुजरात से प्राप्त किया करते थे तथा बलूचिस्तान से भी प्राप्त किया करते थे। नीलमणि कहाँ से प्राप्त किया करते? तो अफगानिस्तान से प्राप्त किया करते थे। आगे चलते, नगर योजना से सबसे ज्यादा प्रश्न यहाँ पे पूछा जाता है। अगर कहीं से कोई प्रश्न नहीं आएगा तो नगर योजना से आपका सिंधु घाटी सभ्यता में एक प्रश्न आपको देखने के लिए मिलेगा। तो चलते हैं आगे सिंधु घाटी सभ्यता नगर योजना की तरफ। तो सिंधु घाटी सभ्यता एक नगरीय सभ्यता थी। मैं पहले ही बता चुका हूं कि प्रथम नगरीय, गार्डन चाइल्ड द्वारा यह कहा गया कि प्रथम नगरीय क्रांति जो थी वह कौन सी थी? सिंधु घाटी सभ्यता थी। तो ये भी ये कह रहे हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता एक नगरीय सभ्यता, एक नगरीय स्वरूप के कारण थी। ठीक है, यहाँ पे नगर जाल की पद्धति या ग्रिड की पद्धति कहते हैं। जाल से पद्धति क्या कहते हैं हम? ग्रिड की पद्धति कहते हैं। सड़कें एक दूसरे को प्रायः समकोण पे काटती थी, जो शतरंज की भांति प्रतीत होती थी। कैसी? शतरंज की भांति प्रतीत हुआ करती थी। भवनों के दरवाजे व खिड़कियां मुख्य सड़क की ओर न खुलकर गली में खुला करती थी। मुख्य सड़क की ओर न खुलकर गली में खुला करती थी। लेकिन इसका एक अपवाद यहाँ से प्राप्त होता है, लोथल। लोथल में क्या था कि भवन के दरवाजे और खिड़कियां मुख्य सड़क की ओर खुला करती थी। आगे चलते हैं, अगला क्या कह रहा है कि धोलावीरा। देखिए ये वाला प्रश्न आपका यूपीपी में मिला था कि धोलावीरा को कितने खंडों में विभक्त किया गया। तो भाई साहब धोलावीरा को 3 खंडों में विभक्त किया गया, एक दुर्ग, मध्य तथा निचला। दुर्ग, मध्य तथा निचला। दूसरी इसकी जो विशेषता थी वह क्या थी? ये जो स्थल था वह जल निकासी में सर्वश्रेष्ठ था, यानी कि पानी का जो निकास होता था वह सर्वश्रेष्ठ तरीके से होता था। ठीक है, ज्यादातर स्थलों में पक्की ईंटों के प्रमाण प्राप्त मिलते हैं। कालीबंगा से कच्ची ईंट के प्रमाण तथा अलंकृत ईंटें यहाँ से प्राप्त होती हैं। ठीक है, ईंटों का जो अनुपात प्राप्त हुआ है वह 4:2:1 में प्राप्त होती हैं। पूर्वी प्रवेश जो होता था इनके पूर्वी हिस्से में होता था। किससे होता था? पूर्वी हिस्से से होता था। तथा नगर तथा परियोजना को हम ऑक्सफोर्ड ऑफ सर्किल के नाम से जानते हैं। किससे जानते हैं? ऑक्सफोर्ड ऑफ सर्किल के नाम से हम जानते हैं। यहां तक आपको वीडियो कैसी लगी? अच्छी ही लगनी चाहिए, क्योंकि मैं आपके साथ बहुत मेहनत कर रहा हूं। आप भी मेरे साथ क्या करें? मेहनत करें और लगातार नोट्स बनाते रहें। आपका एक नंबर आपको सफल बना सकता है, आपका एक नंबर आपको सफल बना सकता है। इसलिए आप वीडियो को लगातार देखते रहें। एक नंबर आपको बड़ी मेहनत से मैं दिलाऊंगा, आप बेफिक्र रहें, कहीं से भी ढूंढूंगा लेकिन आपका एक नंबर मैं तैयार कराऊंगा, बशर्ते आप वीडियो देखते रहें। हड़प्पा सभ्यता नगर नियोजन प्रणाली, शहर 2 भागों में विभक्त थे, एक पश्चिम तथा एक पूर्व।
पश्चिमी क्षेत्र जो था वह किलेबंद था, उसमें प्रशासनिक प्रशासकीय वर्ग निवास करते थे तथा पूर्व में सामान्य लोग निवास करते थे। इधर चलते हैं। हड़प्पा सभ्यता में जो मकान थे वह चबूतरे के प्रमाण प्राप्त होते हैं। वह चबूतरे क्यों बनाते थे? तो बाढ़ से बचने के लिए बनाते थे। किससे? बाढ़ से बचने के लिए। जो पानी की जो बाढ़ होती है, पानी अचानक बरसात का पानी जो है नदियों में प्रवाहित होने लगता है, तो उस जिसके कारण क्या होता है, मैदानी क्षेत्र में बाढ़ आ जाती है। उस बाढ़ से बचने के लिए इन्होंने बांध बनाना प्रारंभ किए। ठीक है, सॉरी, चबूतरे चबूतरे बनाना प्रारंभ किए। अगला पॉइंट चलते, बृहद स्नान। ठीक है, बृहद स्नान के प्रमाण मोहनजोदड़ो से प्राप्त होते हैं, जो कि धार्मिक अनुष्ठान के लिए किया जाता था। पक्की ईंटों के दुर्ग होते थे। ठीक है, मार्शल के द्वारा आश्चर्यजनक निर्माण कहा गया, यानी कि बृहद स्नानगार को क्या कहा गया? मार्शल के द्वारा आश्चर्यजनक निर्माण कहा गया। इसका जो आकार होता था वह आयताकार होता था। कैसा होता था? आयताकार होता था। हमको याद रखना है, ये प्रश्न पूछा जा सकता है कि आपके बृहद बृहद स्नानगार, जो बृहद स्नानगार था उसका जो आकार था वह कैसा था? आयताकार था। आगे चलते हैं। अन्नागार। अन्नागार जो था आपका वह पश्चिम दिशा में स्थित था, यानी स्नानगार के पश्चिम में अन्नागार स्थित था, जिसमें मोहनजोदाड़ो की सबसे बड़ी इमारत थी। मोहनजोदाड़ो की सबसे बड़ी इमारत स्थित थी। ठीक है, प्रवेश द्वार नदी की ओर होते थे। प्रवेश द्वार कहाँ होते थे? नदी की ओर होते थे, जिसमें अनाज लाने रखने की सुविधा अच्छी होती थी। नाव में से उतारते थे और डायरेक्ट कहाँ रखते थे? अन्नागार में रख देते थे। आगे चलते हैं। संस्कार। सिंधु घाटी सभ्यता में 3 प्रकार के संस्कार होते थे। सिंधु घाटी सभ्यता में 3 प्रकार के संस्कार हुआ करते थे, यानी अपने मृतकों के साथ 3 प्रकार के संस्कार किया करते थे। पूर्ण समाधिकरण, भूमि पूर्ण समाधिकरण, आंशिक समाधिकरण, दाह संस्कार। पूर्ण समाधिकरण का अर्थ होता था भूमि में दफनाया जाता था। आंशिक समाधिकरण का अर्थ होता था खुले आसमान के नीचे फेंक देना। दाह संस्कार का अर्थ होता था अग्नि के द्वारा जला देना। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला पॉइंट देखो, कई बार पूछा गया कि रोपड़ में कब्र के साथ मालिक कब्र के साथ मालिक के कुत्ते को दफनाया जाता था। किसको दफनाया जाता? कुत्ते को दफनाया जाता था। आगे चलते हैं। अब बात करते हैं हड़प्पा सभ्यता के स्थलों की, जिसमें मैंने आपको उत्खननकर्ता, नदी तथा जो जो चीजें आपकी प्राप्त हुए हैं ये मैंने आपको एक ही स्थान पर लिख दिए हैं, जिससे आपको याद करने में आसानी हो, कठिनाई ना हो, किसी भी समस्या का आपका सामना ना करने पड़े। मैं हूं, कठिनाइयों के लिए मैं आपके तत्पर हूं। आगे चलते हैं, फिर से देखते हैं। हड़प्पा सभ्यता का जो स्थल था वह किसने खोजा? 1921 में दयाराम साहनी द्वारा खोजा गया। यह वर्तमान में पाकिस्तान के पंजाब प्रांत कोंटमोमरी साहिवाल में स्थित है। नदी किस तट पर है? तो रावी नदी के तट पर स्थित है। एक समाधान मार्टिमर द्वारा 837 कहा गया। चित्रित मुद्रा, काष्ठ दर्पण, नटराज की आकृति वाली मूर्ति यहाँ से प्राप्त होती है। यह आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है कि नटराज की आकृति वाली मूर्ति कहाँ से प्राप्त होती है? तो हड़प्पा स्थल से प्राप्त होती है। अगला देखते हैं, मोहनजोदड़ो। तो मोहनजोदड़ो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। 1922 ईस्वी में राखलदास बनर्जी द्वारा इसकी खोज की गई। यह पाकिस्तान के सिंध प्रांत के लकराना जिले में स्थित है। यह किस नदी के तट पर स्थित है? सिंधु घाटी नदी के तट पर स्थित है। साक्ष्य देखते हैं कौन कौन से प्राप्त हुए। अन्नागार, विशाल स्नानगार, कांसे की नर्तकी, पशुपति शिव की आकृति वाली मोहरें, कुंवरदार बैल यहाँ से प्राप्त होते हैं। तथा मोहनजोदाड़ो को सिंध का बाग, नखलिस्तान तथा मृतकों का टीला कहा जाता है। मोहनजोदाड़ो को क्या कहा जाता है? सिंध का बाग, नखलिस्तान तथा मृतकों का टीला कहा जाता है। आगे देखते हैं, लोथल की बात करते हैं भाई साहब। लोथल जो है आपका 1955 से लेकर 1962 के बीच में उत्खनन किया गया। किसने किया? रंगनाथ राव के द्वारा। किस नदी के तट पर है? तो भोगवा नदी के तट पर है। कहाँ पर अवस्थित है? तो वर्तमान में यह अहमदाबाद गुजरात में स्थित है। ठीक है, देखो अहमदनगर और अहमदाबाद इसलिए कंफ्यूजन हो रहा था उधर,
क्योंकि दोनों ही एक जैसे लगते हैं। द और द का अंतर है। यहां से कौन कौन से अवशेष प्राप्त होते हैं? तो गोदीवाड़ा, शतरंज के 2 बोर्ड, समाधान तथा चौकोर समाधान तथा तांबे की मोहरें यहाँ से प्राप्त होती हैं। यहाँ से गोदीवाड़ा नहीं भूलने का, ये प्रश्न आने का। आगे चलते हैं बड़े भैया। आगे कह रहा है कालीबंगा के अवशेष कब से उत्खनन किए गए? तो कालीबंगा का जो उत्खनन है वह 1953 में। किसने किया? अमलानंद घोष के द्वारा। कहां पर स्थित है? हनुमानगढ़ी राजस्थान में स्थित है। किस नदी के किनारे स्थित है? तो घगर नदी के किनारे स्थित है। आगे देखते हैं यहाँ से कौन कौन से साक्ष्य प्राप्त होते हैं। तो काली चूड़ियों के प्रमाण, जुते हुए खेत के साक्ष्य, भूकंप के साक्ष्य, अग्नि हवन कुंड तथा भवनों के निर्माण में कच्ची ईंटों के प्रमाण प्राप्त यहाँ से प्राप्त होते हैं। ठीक है, अगला पॉइंट देखते हैं। अगला पॉइंट है आपका चौहंदड़ो, जो कि 1934 ईस्वी में उत्खनन किया गया गोपाल मंजूदाम के द्वारा सिंध में स्थित है, यानी पाकिस्तान में स्थित है। किस नदी के तट पर? सिंध नदी के तट पर स्थित है। यहाँ से वक्राकार ईंटें, 4 पहिया गाड़ी, मन के बनाने वाले सांचे यहाँ से प्राप्त होते हैं। आगे चलते हैं। आगे है धोलावीरा। अगला है धोलावीरा। तो धोलावीरा के अनुसार यह उत्खनन कब हुआ? धोलावीरा का उत्खनन कब हुआ? तो 1990 से 91। किसके द्वारा किया गया? तो रविंद्र सिंह बिष्ट के द्वारा। कहां पर है? गुजरात के कच्छ में स्थित है। और यह भारत का सबसे बड़ा स्थल है, यानी सिंधु घाटी सभ्यता का भारत में सबसे बड़ा स्थल है। सिंधु लिपि के यहाँ से 10 बड़े चिन्ह साक्ष्य प्राप्त होते हैं। शहर का त्रिवर्गीय विभाजन, जल प्रबंधन में श्रेष्ठ तथा 16 जलाशयों की यहाँ से प्राप्ति होती है। स्टेडियम व बांध के प्रमाण भी यहाँ से प्राप्त होते हैं। स्टेडियम व बांध के प्रमाण भी यहाँ से प्राप्त होते हैं। अगला पॉइंट देखते हैं। भारत का सबसे बड़ा स्थल इसे कहा इस यहाँ ये है। ठीक है, आगे चलते हैं। वड़ावली। ठीक है, वड़ावली का जो उत्खनन है वो कब हुआ? 1973 में। यहाँ से जो साक्ष्य प्राप्त होते हैं वह आपके मिट्टी से बना खिलौना, अच्छे किस्म के जौ यहाँ से प्राप्त होते हैं। इसकी भी खोज किसके द्वारा की गई? तो रविंद्र सिंह बिष्ट के द्वारा। अवशिष्ट की बात करें, अवस्थिति की बात करेंगे तो हरियाणा के हिसार जिले में लुप्त सरस्वती नदी के किनारे स्थित है। अगला पॉइंट, अगला है स्थल कोट दीजी। कौन सा है? कोट दी। ये मैं आपको लिस्ट बना के लेके आया हूँ, एग्जाम के अकॉर्डिंग लेके आया हूँ। आपको कहीं से किसी भी किताब से पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। बस आप एक बार इन नोट्सों को लिखकर याद कर लें। क्या कर लें? याद कर लें। अगर पेपर आएगा तो आपको 100% आपको यहीं से मिलेगा। ठीक है, नहीं तो बहुत सारे लोग कह रहे थे भाई साहब आउट ऑफ सिलेबस है। हम कहते हैं आप पढ़ें तो सही, आपको यहीं से मिलेगा। कोट दीजिए बात करेंगे वर्ष 1955 किसके द्वारा की गई? तो SR राव के द्वारा। किस नदी के तट पर? सिंध। कहां पर है? पाकिस्तान में। साक्ष्य देखेंगे तो क्लेबंद साक्ष्य नहीं मिलते हैं तथा कच्चे ईंटों के मकान यहां से प्राप्त होते हैं। कच्चे ईंटों के मकान यहां से प्राप्त होते हैं। अगला देखते हैं। ये डबल डबल हो गया। ठीक है, तो अब तक आपने जो देखा, मैंने पढ़ाया, तो ये पूरा एक क्रम था सिंधु घाटी सभ्यता का। जैसे सामाजिक अगर आप देखेंगे तो सामाजिक पढ़ाया मैंने आपको। एक बार क्रम देख लेते हैं। देखिए, एक बार सामाजिक पढ़ाया, धार्मिक पढ़ाया, आर्थिक पढ़ाया, व्यापारिक पढ़ाया। ठीक है, और नगर योजना पढ़ाई, नगर परियोजना पढ़ाई। ठीक है, संस्कार पढ़ाए, प्रमुख स्थल पढ़ाए। आपको कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है। मैंने आपकी यहाँ पे पृष्ठभूमि भी पढ़ाई है। पृष्ठभूमि भी मैंने आपको पूरा यहाँ पे सिंधु घाटी सभ्यता का बनाकर दिया है। तो आपको केवल यह नोट्स लिखने हैं, याद करने हैं और मेरी बातों को समझना है कि प्रश्न कहाँ से बनते हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। नमस्कार, जय हिंद साथियों।